रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी। एपिसोड 16। उसके चेहरे को देखकर रेहान ने गाड़ी को लेन इंटरनेशनल की पार्किंग की तरफ मोड़ दिया। कार रोकने के बाद उसने शांति से पूछा, यहाँ पास में ही रेस्टोरेंट है, तुम क्या खाना पसंद करोगी? अमायरा ने अपनी सीट बेल्ट को खोला। अब जब हम लेन इंटरनेशनल आ चुके हैं तो घर चलकर कुछ खाते हैं। रेहान ने अपनी गहरी निगाहों से उसे डिपली देखा। उसकी आंखों में एक गहन समुद्र छुपा हुआ था और उसने शांति से कहा, गो बैक। क्या खाने के लिए? अमायरा हंस पड़ी। जो भी तुम बनोगे मैं खा लूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट। कुछ सेकंड्स के बाद उसके होंठ मुस्कुराए और उसने हल्के से पूछा, मैंने कब से खाना बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली? अमायरा ने अपने पेट को पकड़ते हुए कहा, इतनी रात हो चुकी है, हमें खाना खाने के तुरंत बाद सोना भी है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे तो उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना हम घर पर कुछ हल्का फुल्का बनाकर खाएं? चलो घर चले गए, कुछ हल्का बनाते हैं। दलिया या खिचड़ी? मैं दलिया बनाऊंगा। रेहान की चार्मिंग भौहें ऊपर उठने लगी। हाँ, तुम ही तो बनोगे। अमायरा की आंखें उसे ऐसे देख रही थी जैसे मानो वह कितनी भूखी हो। आखिरकार आज पहली बार था जब उसने रेहान के हाथों का बना नाश्ता खाया था, और वह पूरे दिन उसके हाथों का दोबारा बना खाना खाना चाहती थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर रेहान ने धीरे से हंस, कार से उतरो। हाँ हाँ। अमायरा ने हैरान आंखों से फिर से देखा। तुम मान गए? रेहान ने कुछ नहीं कहा और वह कार से उतर गया। अमायरा ने जल्दी से अपना दरवाजा खोला और उसको फॉलो करने लगी। लेने इंटरनेशनल के पास में ही एक सुपरमार्केट थी। अमायरा ने अगस्त से मेहरा को वहां फॉलो करा और देखा कैसे सीईओ रेहान उस सुपरमार्केट में सब्जियां खरीद रहे थे। फिर उसने देखा कैसे सीईओ रेहान ने, जो अपने साथ कभी भी कैश कैरी नहीं करते थे, अपने पर्स से एक ब्लैक कार्ड निकालकर उस सुपरमार्केट की लेडी बॉस को दिया। उस लेडी बॉस ने जब उस ब्लैक कार्ड को देखा तो वह थोड़ा हैरान हो गई। हालांकि वह जानती थी कि पास वाली बिल्डिंग में बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लगने लगा जब उसने देखा कि वह सिर्फ दलिया और थोड़े से सामान को खरीदने के लिए उसे ब्लैक कार्ड दे रहा था। अमायरा ने ये देखकर तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और रेहान के हाथ को रोक लिया। उसने अपना पर्स खोला और उसमें से 100 का नोट निकालकर उस लेडी बॉस को दिया। आह, हाँ, ये रहे आपके बाकी के पैसे। उन लोगों को पैसे देते हुए उस लेडी बॉस ने पहले अमायरा को और फिर रेहान को देखा। यहाँ तक कि उस लेडी बॉस की जो बेटी उसके पास में खड़ी थी वह भी कुछ देर तक उन्हें देखती रही। कॉल्ड एंड हैंडसम मैन अच्छा खासा लंबा तगड़ा और अच्छी बॉडी वाला था। उसके चारों तरफ एक औरा था जिसको बयां करना इम्पॉसिबल था। वह ऐसा था मानो हजारों की भीड़ में कोई भी उसे अलग ही पहचान सकता था। वह लोग इतने ज्यादा अमीर है फिर भी वह लोग खुद सब्जी खरीदने क्यों आए? ये देखकर कि वह लोग चले गए, उसकी बेटी ने धीरे से अपनी माँ से पूछा। अमायरा ने जबरदस्ती रेहान का हाथ खींचकर जल्दी वहां से चली गई। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अमायरा का ऐसा लग रहा था जैसे वह लेडी बॉस और उसकी बेटी रेहान को ऐसे देख रही हो मानो जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने खाने को घूर रहा हो। इसलिए वह थोड़ा गुस्से के साथ रेहान को वहां से खींच लाई। रेहान का एक हाथ अमायरा ने पकड़ रखा था और उसके दूसरे हाथ में सामान की थैली थी। अमायरा रास्ते में सोचने लगी, अगर रेहान आज काम करके ज्यादा थक गया होगा तो वह खाना बना सकती है। लेकिन जैसे ही वह घर में घुसे रेहान ने उसे शांति से इंतजार करने के लिए बोला। उसने अपना कोट उतार कर उसकी तरफ फेंका, अपनी शर्ट के बटन को खोला और उन्हें फोल्ड करके अपनी हाथों की स्लिप्स को ऊपर किया और किचन की तरफ चला गया। अमायरा ने उस हैंडसम शख्स को देखा जिस पर से नजर उठाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले हुए थे और उसके आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई थी, बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। ये शख्स कैसे भी किसी भी हाल में इतना हैंडसम लग सकता था? उसे देखते देखते अमायरा को कल रात के सीन याद आने लगे। बेशक जो कभी भी किसी बात की परवाह नहीं करता था, कल रात उसका एक अलग ही रूप था जो अमायरा ने देखा था। बिस्तर पर यह शख्स बिल्कुल भी उदासीन और इतना ज्यादा सेंसिबल नहीं लगता था जितना वह दिख रहा था, बल्कि वह एक भूखे शेर की तरह था जिसको बहुत वक्त के बाद मांस खाने को मिला हो। उसका हर एक क्षण, उसकी बातें, उसका धीरे से उसके कान में फुसफुसाना, उसका बार बार उसको टीज करना, उसका एक्मे भी पसीने से तरबाड़ी, उसके रसीले होंठ, उसकी कभी न खत्म होने वाली एनर्जी। अमायरा ने अपने लाल से चेहरे को अपने हाथों से छुपाया। जब वह कमरे में घुसी, अपना चेहरा नीचे किया और उसकी जैकेट को अपने चेहरे में लगाकर जोर से रेहान की महक लेने लगी। उसने एक और बार ऐसा ही किया। उसकी खुशबू सुबह की ठंडी और फ्रेश खुशबू की तरह थी।
उसने कभी भी रेहान को सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था। रेहान जब किचन में खाना बना रहा था तब उसका फोन बजा। क्या हुआ? अभय रायचंद की मोहक और मधुर आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। श्रीवास्तव और कपूर फैमिली को जो इस बार जो झटका लगा है वह छोटा नहीं है। श्रीवास्तव फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हालांकि कपूर फैमिली अभी भी बाकी है, लेकिन अब वह पहले की तरह बिना सोचे सोचे कोई कदम नहीं उठाएंगे। तुम्हारी बीवी की मदद से मयंक श्रीवास्तव को पुलिस स्टेशन में नंगे ही खड़ा करके सवाल किए गए। उसके बयान से हमें काफी इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। मैं श्रेया से कहूंगा कि मैं कल सुबह तुम्हें सारा डाटा भेज दे। ओके, रेहान ने शांति से जवाब दिया। अभय रायचंद को फोन के दूसरी तरफ किसी चीज की आवाज सुनाई दी और उसने कैजुअली पूछ, क्या तुम लेन इंटरनेशनल में नहीं ही? तुम अभी भी काम कर रहे हो? तुम आराम नहीं कर रहे? अभय रायचंद ने कोल्डली हंसते हुए कहा, तो क्या तुम अभी भी अपने काम में बिजी हो? ठीक है, फिर मैं कॉल कट कर देता हूँ। तुम अपना काम करो। रेहान ने शांति से कुकर का ढकना लगाते हुए जवाब दिया। मैं खाना बना रहा हूँ। अभय रायचंद, गुड। ओ माय गॉड, क्या वे सच में इतना अच्छा था? अभी कुछ टाइम पहले इस महान रेहान ने 2 विशाल फैमिलीज को नरक भेजने की तैयारी की थी। मगर क्यों? अमायरा दलिया खाना चाहती है। तुम्हारी वाइफ दलिया खाना चाहती है। आह, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अमायरा तुम्हारे सामने इतनी बेवकूफ क्यों बन जाती है। तुम्हारा हैंडसम चेहरा उसे बकाए मूर्ख बना देता है। कितने शर्म की बात है, तुम एक लड़की के लिए खाना बना रहे हो। अभय रायचंद ने उसका ठंडेपन से मजाक उड़ाते हुए कहा। अखिल और मैं तुम्हारे 10 साल से ज्यादा से दोस्त है। हमें तो तुमने कभी एक गिलास पानी भी नहीं दिया। कितना दलिया बनाया है तुमने। हम भी आ रहे हैं वहाँ खाना खाने के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ क्या जो खाना तुम बनाते हो, क्या उसमें आत्मा चुराने की कोई पौवा है क्या? नहीं तो अमायरा तुम्हारे प्यार में इतनी पागल क्यों हुई? रेहान ने उदासीनता से पूछा। दलिया खाना चाहते हो? तो फिर अपनी दूसरी जिंदगी का वेट करो। रेहान ने शांति से उसको जवाब दिया और फोन कट कर दिया। अभय रायचंद कुछ टाइम बाद दलिया बनाकर तैयार हो गया था। उसने खुशी से दलिया उठाया और खाने लगी। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहले मेहरा मेंशन पर उसने अपनी कुकिंग स्किल्स उसके सामने दिखने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि उसका खाना खाकर रेहान बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। अंत में रेहान प्रभावित नहीं हुआ, मगर अब उसका खाना खाकर अमायरा बकाई में प्रभावित हो चुकी थी। इस खाने का कोई कंपैरिजन नहीं था। खाना खाते हुए अमायरा ने अपनी आंखें उठाकर रेहान को देखा। भले वह दोनों एक साथ खाना खा रहे थे, लेकिन वह इतना ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा था। उसकी निगाहें खुद पर पाकर रेहान ने शांति से अपने होठों को मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं इस दलिया से ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ? अमायरा तुरंत हाँ में सर हिलाना चाहती थी, लेकिन वह फिर तुरंत अपनी सोचों से बाहर आई। वह कल रात की तरह फिर से आज अपनी नींद खोना नहीं चाहती थी। अमायरा ने अचानक से धीरे से उससे पूछा, आज रात जो सिटी बार में हुआ, तुम उसके बारे में जानते हो? क्या तुम चाहती हो मुझे पता ना चले? उस शख्स की आवाज धीमी और उदासीन थी, मगर अमायरा उसकी बात समझ गई कि वह क्या कहना चाहता था। वास्तव में वह नहीं चाहती थी कि उसको कुछ पता चले। वह नहीं चाहती थी कि उसका ये रूप देखकर रेहान उससे दूर ही जाए। पहले उसे लगा था कि सब कुछ इतना आसानी से हो रहा है, और मयंक श्रीवास्तव जो हमेशा अपने आसपास बॉडीगार्ड सकता था, आज इतनी आसानी से उसके जाल में कैसे फंस गया। लेकिन अब समझ गई, इस शख्स की मदद के बिना शायद आज ये सब कुछ नहीं हो पाता। तो क्या उस एक्ट्रेस को तुमने वहां भेजा था? क्या मेरे वहां पहुंचने से पहले ही तुम मयंक श्रीवास्तव को बर्बाद करने की तैयारी कर चुके थे? अमायरा ने सिचुएशन को समझते हुए से पूछा। एक्शंस को जल्दी कंप्लीट करना चाहिए। सामने वाले को हम पर अटैक करने का मौका नहीं देना चाहिए, नहीं तो डेंजर में हमेशा तुम ही रहोगी। उस शख्स ने शांति से उसे एक्सप्लेन किया। वह इस बात को अमायरा से सीक्रेट नहीं रखना चाहता था। अमायरा ने सर नीचे करके दलिया का एक चम्मच पिया। वह समझ गई थी कि रात सब कुछ इतनी आसानी से क्यों हुआ था, क्योंकि यह सब कुछ रेहान ने पहले ही प्लान कर लिया था। अगर मुझे पता होता कि तुम पहले से ही यह सब प्लान कर रहे हो तो मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करती। अमायरा ने अपने चम्मच को अपनी प्याली में हिलाते हुए कहा। खैर, अच्छी बात है कि मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करी। तुम्हारी वजह से मुझे क्या परेशानी होती? अमायरा ने अपने गाल को अपने हाथ पर रखा और उसकी तरफ अचानक से मुस्कुराए। हाँ, सही कहा। मैं तो बस उस मयंक श्रीवास्तव को सबक सिखाना चाहती थी, नहीं तो इन सारी फीलिंग्स को अपने दिल में दबाकर मुझे लगने लगता कि मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगी।
रेहान ने उसे शांत और गहरी निगाहों से देखा। क्या तुम्हें आप अच्छा फील हो रहा है? अमायरा उसे देखकर मुस्कुराई। तो इसका मतलब उसने उसे यह अपॉर्चुनिटी जानबूझकर दी ताकि वह अपना गुस्सा निकाल सके। अमायरा अपना मुंह नीचे करके दलिया खाने लगी, लेकिन उसके होठों से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही। रात के 10 बजे बज चुके थे। ज्यादा खाने की वजह से अमायरा अभी भी लिविंग रूम में टहल रही थी। रेहान को एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, इस वजह से वह स्टडी रूम में चला गया। अमायरा उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तभी उसने अपने पीछे से कदमों की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, आज जब मैं चीजों को रख रही थी तो मैंने देखा तुम्हारी स्टडी में एक दरवाजा है जो ओपन नहीं हो रहा था। रेहान की शांत आंखों में हैरानी छा गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। अगर वह ओपन नहीं हो रहा तो उसे ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर काफी सारे रूम हैं जिन्हें तुम यूज कर सकती हो। हाँ, सही कहा। अमायरा चलते चलते थक गई थी तो वह सही पर सोफे पर बैठ गई। रेहान उसकी तरफ चलकर आया। अमायरा सोचने लगी कि ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उसका लॉक खराब हो गया था, बल्कि वह ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर उसे लॉक किया हो। हालांकि कल रात रेहान स्टडी में गया ही नहीं था, तो इसका मतलब कि उस दरवाजे को काफी समय पहले लॉक किया गया होगा। अमायरा उससे कुछ पूछना चाहती थी, तभी उस शख्स ने अचानक से उसकी कमर को पकड़ लिया। उसका हैंडसम चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसने अपने होठों को उसके कान के पास लाकर धीरे से कहा, तुमने उस ड्रेस को क्यों नहीं पहने जो मैंने कहा था? अमायरा इस बात को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। अमायरा अचानक से खांसी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने सुना ही नहीं। उस शख्स की आवाज बहुत ज्यादा मनमोहन थी। जवाब नहीं देना तुम चाहती हो क्या? मैं तुम्हें किस करूं? अमायरा अपने दिमाग में सोच रही थी कि उसे क्या जवाब दूं। क्या वह उसे बताए कि उसने अभी तक वह ड्रेस नहीं पहनी क्योंकि उसने शावर नहीं लिया है? अमायरा के कुछ कहने से पहले उसे शख्स ने उसे किस कर लिया। कल रात से रेहान की किस उस पर कोई जादू सा कर रही थी। हालांकि कल रात अमायरा नशे की हालत में थी शुरुआत में, लेकिन फिर भी वह रेहान मेहरा से हार गई। अगर उसने कल रात ड्रग नहीं ली होती तो वह इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती। यहाँ तक कि वह सुबह बेड उतरने की हालत में भी नहीं थी। किसने कहा था कि दूसरी बार में तकलीफ नहीं होती? इस तरह की चीजों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और उसके साइज की तो बात ही मत करो। उस शख्स की एनर्जी, साइज, अमायरा को नहीं लगता कि वह इतनी हौल्दी। रेहान ने अमायरा को तब तक किस किया जब तक कि उसकी बाहों में पिघल नहीं गई। अगर उसने इस तरह से दोबारा किस किया तो वह फिर पागल ही हो जाएगी। अमायरा ने तुरंत अपने हाथ उठाया और उसे रेहान के सीने पर रखा, मगर वह रेहान को 1 इंच भी नहीं हिला पाई। उल्टा रेहान ने उसे और ज्यादा डीपली किस कर लिया। उस किस की वजह से उसकी बॉडी और दिमाग दोनों पिघलने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी से सारी एनर्जी खत्म होती जा रही हो। फाइनली जब उसे लगा कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी है, उसने धीरे से उस शख्स को काट लिया। उसकी मदहोशी में उस शख्स ने अपने हाथ को उसकी शर्ट के अंदर डाल दिया, जिससे अमायरा एकदम से अपने होश में आ गए। उसने उसे दोबारा से धक्का देने की कोशिश की। कल रात तो हमने, वह पूछना चाहती थी क्या आज रात को उसे सुकून से सोने देगा। रेहान ने उसे छोड़ दिया। अमायरा ने जोर की सांस ली। तभी उसने नोटिस किया कि उसके कपड़े बेसुध थे। वह सोफे पर लेटी हुई थी। उसके हाथों ने रेहान के कपड़ों को जोर से पकड़ रखा था। मुझे लगता है हमारे यहाँ रहने की वजह से तुम्हें इजाजत मिल गई है कि तुम मुझे जैसा चाहे वैसा ट्रीट कर सकते हो। यह मेरी गलती है, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। रेहान धीरे से हंसा। उसने उसे अपने कपड़े ठीक करने का टाइम नहीं दिया। रेहान ने उसे सोफे पर दबाया। उसकी आंखें गहरी थी, मानो वह उसे अपने अंदर खा जाना चाहता था। उसकी आवाज धीमी और मोहक थी। तुमने ऐसा क्यों कहा? अमायरा का चेहरा शर्म से लाल था। मेहरा मेंशन में सोफा लिविंग रूम में फर्स्ट फ्लोर पर है। आंटी नीना और बाकी सब वही रहते हैं, तो वहां तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। तुम ऐसा सिर्फ बेडरूम में कर सकते हो। हमने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया। तुम्हें कैसे पता मैं ऐसा नहीं कर सकता? उसकी आवाज बहुत ज्यादा हौस थी। उसके शब्द खत्म ही हुए थे जब उसने अपना सिर नीचे करके दोबारा अमायरा को फिर से किस कर ली। अमायरा उसके अंदर सिकुड़ गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने तब तक उसे किस की है जब तक वह कांपने नहीं लगी। उसकी पूरी बॉडी टाइट हो गई थी। उसे कुछ देर किस करने के बाद रेहान ने उसके चेहरे को किस किया, उसके होठों को, उसके गाल को और अंत में उसके कान के पीछे। रेहान अमायरा की बॉडी के हर पार्ट को जानता था। वह फिर से अमायरा के कान को चूसने लगा, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी।
वह अमायरा के कान को धीरे से काटते हुए हंसी। तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। कल के जैसे खुद को आजाद कर दो। यह अच्छा नहीं है। कल रात की तरह। अमायरा को याद आया कैसे वह कल रात उससे इतनी ज्यादा लिपटी हुई थी जैसे वह कोई ऑक्टोपस हो। और जिस तरह से वह रो रही थी और चिल्ला रही थी मानो वह अमायरा नहीं कोई और हो। उसने तुरंत अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। जो लोग काम करते हैं उन्हें ब्रेक भी चाहिए होता है। कल रात इतनी बार के। तुम्हें नहीं लगता मुझे आज रात सोने देना चाहिए? आह, मुझे किस्मत। उस शख्स ने दोबारा से उसके कान को किस कर दिया। इस बार वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी और ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट हो गई थी। रेहान अच्छे से जानता था अमायरा के सेंसिटिव पार्ट्स कौन से थे। उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे सेंसिटिव एरिया थे। उसने उसे और ज्यादा परेशान किया। उसे परेशान करने के बाद उसने धीरे से उसके कान पर हंस कर कहा, अगर मैं यहाँ किस नहीं करूंगा तो मैं कहीं और किस कर लेता हूँ। अमायरा ने तुरंत अपने होंठ आगे करे। कहीं और किस करने से ज्यादा उसके होठों पर किस करना पसंद करेगी। इससे बेहतर है कि वह उसके होठों को किस करे ना कि कहीं और, ताकि वह अपना पूरा दिमाग ही खो दे। मगर जी किसका अमायरा इंतजार कर रही थी वह किस तो आए ही नहीं, बल्कि उस शख्स ने डायरेक्टली अमायरा के कपड़े फाड़ दिए और उसे प्यार करने लगा। बिना अपॉइंटमेंट के सीधा अंदर घुस जाने के लिए आपके पास एक बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए। ईशानी ने एक मुस्कान के साथ सामने वाले आदमी की आंखों में घूरते हुए कहा। सामने खड़े आदमी ने गुस्से से दांत पीसते हुए जवाब दिया, मैंने सुना तुमने एंगेजमेंट करने से मना कर दिया है। और जिस गुस्से से वो आदमी ईशानी को देख रहा था, उससे साफ पता चल रहा था कि उसे ईशानी की मुस्कुराहट जरा भी नहीं भा रही थी। हालांकि इसमें ईशानी की पतले से गुलाबी होठों का कोई दोष नहीं था और ना ही उसके बाएं गाल में पड़ते हुए डिंपल का, जो कि ईशानी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते थे। हाँ, लेकिन एक बात जरूर थी, ईशानी शायद दिल से नहीं हंसती थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उसकी आंखों में वह खुशी नजर नहीं आती थी जो कि एक नॉर्मल इंसान की स्माइल में झलकती है, बल्कि देखने वालों को उसकी हंसी के पीछे एक चालाकी दिखाई देती थी। जब वो आदमी ईशानी को घूर घूर कर देख रहा था उसके दिमाग में कुछ पुरानी मेमोरीज घूमने लग जाती है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को उसे ईशानी से शादी करने के लिए फोर्स करते हुए देखता है। पुरानी बातों को सोचकर मानो उस आदमी का दिमाग फटने लगता है। उसे कहीं ना कहीं अंदेशा था कि अपने फैमिली बिजनेस को बचाने के लिए ये शादी बेहद जरूरी थी। अचानक से वो आदमी अपनी पुरानी मेमोरी से बाहर आ जाता है और ईशानी से पूछता है, आखिर क्यों? इस पर ईशानी उसे घूरते हुए जवाब देती है। जवाब में उसी से सवाल पूछती है, क्यों नहीं आ? इस समय ईशानी की टोन ऐसी थी मानो सामने खड़े इंसान को चैलेंज कर रही हो। जवाब में वो आदमी चिल्लाते हुए ईशानी से कहता है, तुम्हें अपनी इस हरकत के लिए मुझे जवाब देना ही होगा। हमारी फैमिलीज इस एंगेजमेंट की तैयारी में महीनों से लगी हुई है और तुम्हें एक मिनट नहीं लगा ये फैसला लेने में। नहीं, अब तुम पीछे नहीं हट सकती हो। इससे सब खराब हो जाएगा। इस एंगेजमेंट से हमारी फैमिलीज की खुशियां जुड़ी हुई है। ऐसा करने से हमारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ईशानी का होने वाला फियांसे आर्यन था। आर्यन की बातों का जवाब देते हुए ईशानी ने कहा, और यही मेरी प्रॉब्लम है। क्योंकि इतना कहते हुए ईशानी बीच में ही रुक गई। ईशानी, तुम मुझे ठीक ठीक जवाब दो कि आखिर तुम्हारे इस बेतुकी डिसीजन का क्या रीजन है। आर्यन की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि तभी ईशानी ने आर्यन की तरफ एक एनवेलप फेंका और बोली, तुम्हें मेरा जवाब चाहिए ना? लो, खुद ही देख लो। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए तुरंत सामने पड़ा एनवेलप खोला। उस एनवेलप में कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स थे जिन्हें देखकर आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसने शॉक्ड होते हुए ईशानी से पूछा, तुमने किसी को मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा? आर्यन की यह बात सुनकर ईशानी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम खुद को इतना भी स्पेशल मत समझो, यह एक बिजनेस डिसीजन था। ऐसा कहते हुए ईशानी ने एक और लिफाफा निकाला और आर्यन के हाथों में थमा दिया। आर्यन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ईशानी के दिमाग में चल क्या रहा है। लिफाफे को धीरे धीरे खोलते हुए आर्यन ने ईशानी से पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आखिर तुम किसी से अपने होने वाले मंगेतर पर नजर रखने के लिए कैसी कह सकती हो? दूसरे लिफाफे को खोलते वक्त आर्यन उसमें अपनी और भी ऐसी पिक्चर्स एक्सपेक्ट कर रहा था जिनमें वो अपने बचपन के प्यार के साथ था और दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकियां थी। मगर जैसे ही आर्यन ने आगे बढ़ना शुरू किया उसके होश उड़ गए। ईशानी ने आर्यन के शौक को इग्नोर करते हुए कहा, कब्जा में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना चाहती हूँ।
टू बी स्पेसिफिक दिल्ली, गुड़गांव और हरियाणा में तुम्हारी जो भी रिटेल कंपनीज हैं, मैं वो सारी कंपनीज अपने नाम करना चाहती हूँ। अब आई बात समझ में मिस्टर आर्यन? तो क्या यही वजह थी कि तुमने इस एंगेजमेंट के लिए तुरंत हाँ कह दिया था? आर्यन ने बहुत ही गुस्से से भरी हुई टोन में कहा। इस समय आर्यन का दिल कर रहा था कि सामने खड़ी हुई बेहद खूबसूरत ईशानी को वो अपनी बाहों में जकड़ ले, और ईशानी के चेहरे की स्माइल आर्यन को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी। आर्यन को अच्छी तरह से याद था कि उसके पिता ने अपनी अब्रॉड मिली हुई प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए बड़े ही अरमानों से ये एंगेजमेंट फिक्स की थी। उन्होंने सोचा था कि मल्होत्रा खानदान में शादी करने से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और वो अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ईशानी एक नखरीली मुस्कान के साथ आर्यन से पूछा, तुम मुझसे यही सब चाहते थे ना? ऐसा लग रहा था मानो ईशानी अपनी बातों से आर्यन के गुस्से को और ज्यादा भड़काने का काम कर रही थी। आर्यन ने गुस्से में बेहद आग बबूला होते हुए ईशानी से कहा, हाउ द हेल आर यू? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदल खानदान की इस तरह से धज्जियां उड़ा सकती हो? तुम बस रुको और देखो आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ईशानी मल्होत्रा। आर्यन, तुम इतनी जल्दी मेरी दी हुई फोटोग्राफ्स के बारे में भूल गए? ईशानी ने कहा। ऐसा कहते वक्त भी ईशानी की स्माइल पेशी की वैसी ही बनी हुई थी। इसके बाद ईशानी ने अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहा, सोचो कैसा लगेगा जब तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये बात पता चलेगी कि उनके मकान मालिक दी ग्रेट आर्यन ने अपनी फियासी को एक मामूली सी लड़की के लिए चीट किया, और वैसे भी तुम्हारे सो कॉल्ड भाई की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बाद बोर्ड अपने सीईओ को निकालने के बारे में एक बार भी सोचेगा। ऐसा सुनते ही आर्यन ऐसी फूट पड़ा मानो आसमान से बिजली टूट पड़ी हो। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और देखने से ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उसकी दिमाग की नसें किसी भी पल फट जाएंगी। तुम तो के इसी वजह से तुम मेरी फियांसी बनने के लिए राजी हुई थी। बताओ क्या यही बात है? और ये बोलते बोलते अचानक से आर्यन को ये रियलाइज हुआ कि अनजाने में ही सही, लेकिन वो ईशानी की बिछाए जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईशानी ने उसे अपनी स्कीम में फंसा लिया था। क्या इसी वजह से तुम मेरी फियांसी बनने के लिए राजी हुई थी? बताओ क्या यही बात है? और ये बोलते बोलते अचानक से आर्यन को ये रियलाइज हुआ कि अनजाने में ही सही, लेकिन वो ईशानी की बिछाए जाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईशानी ने उसे अपनी स्कीम में फंसा लिया था। ठीक है, तो तुम इस मामले को ऐसे पेश करना चाहते हो जैसे मैंने ही सब कुछ किया है और मैं ही सबसे बुरी इंसान हूँ। ऐसा बोलते बोलते ईशानी ने अपनी ओर इशारा करते हुए अपने हाथ हिलाए और फिर से कहने लगी, आर्यन तुम अभी भी नहीं समझे, ये और कुछ भी नहीं सिर्फ पूरे बिजनेस है। तुम्हारी फैमिली ने मेरी मरती हुई दादी माँ का फायदा उठाने की कोशिश की और अपने बिजनेस को बचाने के लिए शादी का प्रपोजल रख दिया। जरा इसके बारे में भी तो सोचो। आर्यन तो ईशानी की ऐसी बातें सुनकर जैसे चुप रह गया। आखिरकार ईशानी सच ही तो कह रही थी। आर्यन की मां ने दरअसल दोनों फैमिलीज के क्लोज रिलेशंस का फायदा उठाकर शादी का प्रपोजल मल्होत्रा खानदान की एक मरती हुई महिला के सामने रखा था। पहले आर्यन को लगा था कि ईशानी सिर्फ अपनी मरती हुई दादी की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए इस शादी के लिए राजी हुई थी, पर किसे पता था कि ईशानी की दादी की डेथ के 1 महीने के अंदर ही ईशानी एंगेजमेंट करने से मना कर देगी। आर्यन ने अपनी आंखें छोटी कर ली और एकटक ईशानी को मुस्कुराता हुआ देखने लगा, और वो ऐसा लंबे समय तक कर सकता था, लेकिन इसकी पहले ही उसकी नज़र टेबल पर रखी हुई फोटोज पर पड़ी। अगर ये फोटोज किसी गलत हाथों में लग जाती तो एक बड़ा स्कैंडल खड़ा हो जाता, और इसी के साथ ही आर्यन का सीईओ बनने का सपना और साथ ही उसका गोल्डन करियर भी खत्म हो जाता। क्या पता इस बात पर आर्यन के पिता उसको घर से भी निकाल देते। ऐसा सोचते हुए आर्यन ने ईशानी के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स पर नजर डाली। ईशानी ने आर्यन की कंपनीज को खरीदने के लिए जो प्राइस ऑफर की थी वो इतनी भी बुरी नहीं थी, बल्कि पास्ट में तो इन कंपनीज के लिए एक भी अच्छा ऑफर नहीं आया था। लेकिन आर्यन अभी तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि ईशानी बेहद चालाक लड़की थी और कैसे एक झटके में उसने आर्यन को बेवकूफ बनाया था। मायूसियत से भरे चेहरे के साथ आर्यन अपनी सीट से उठा और ईशानी को निहारते हुए कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने मासूम चेहरे के पीछे ऐसा चालाक दिमाग भी हो सकता है। मैंने सोचा था कि तुम भी अपनी माँ और दादी माँ की तरह ही एक भोली और काइंड होगी, लेकिन भला किसने सोचा था ये एटीट्यूड अपने कमीने बाप से विरासत में पाया है। जाहिर सी बात है। ऐसा सुनते ही ईशानी के चेहरे से उसकी अभी तक हमेशा एक जैसी बने रहने वाली स्माइल गायब हो चुकी थी, और ऐसा देखते ही आर्यन के कलेजे को मानो ठंडक सी पड़ गई। आर्यन ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा,
तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस शानदार ऑफिस में बैठकर बहुत ही इज्जतदार बन गई हो? तुम्हें क्या लगता है 7 साल पहले जो हुआ था मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है? तुम गिरी हुई लड़की हो और जो भी तुम्हारे साथ हुआ तुम वो सब बिल्कुल डिजर्व करती हो। जब आर्यन ये सब कह रहा था तब ईशानी को अनकंफर्टेबली इधर उधर मूव करते देख उसे बड़ा ही मजा आ रहा था। इसके बाद आर्यन ने कहा, तुम्हारे ऑफर के बारे में मैं अपने डेट और लॉयर से डिस्कस करके जवाब दूंगा और अगर बोर्ड ने तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। ये कहते हुए आर्यन तेजी से कमरे से निकल गया और ईशानी वहां खड़ी हुई एक ब्लैक एक्सप्रेशन के साथ बंद दरवाजे की ओर देखने लगी। मिशा, आज की जो भी मीटिंग्स लिंड अप है सारी कैंसिल कर दो। ऐसा कहकर ईशानी ने बिना अपनी असिस्टेंट का जवाब सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसी के साथ उसने फोन पर डू नॉट डिस्टर्ब का बटन भी दबा दिया। ऐसा करने के बाद ईशानी लगातार सीलिंग की ओर देखने लग गई। सीलिंग पर लगी हुई विंडोज से उसे परफेक्ट व्यू मिल रहा था। मुंबई की बीजेड सड़कों पर आखिर ऐसा नजारा देखने को कहाँ मिलता है। उस समय गर्मियों का मौसम था, लेकिन फिर भी आसमान काले बादलों से भरा हुआ था। तेज हवाएं चल रही थी और ऐसा शोर कर रही थी कि मानो कोई कई दिनों का भूखा जंगली भेड़िया शिकार पर निकला। जैसे ही बिजली कड़की उसकी तेज आवाज से ईशानी अपनी सीट में बैठे बैठे ही पूरी तरह से हिल गई। ईशानी को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। न जाने क्यों बारिश को देखते ही ईशानी कोई कमजोरी से महसूस होती थी, जैसे वो एक छोटी बच्ची बन जाती हो और उस बारिश से बचने के लिए किसी बड़े को ढूंढ रही थी। अपने दांतों को जोर से भींचते हुए उसने अपना हाथ रिमोट की तरफ बढ़ाया और अपने ऑफिस में लगे हुए कर्टेन्स बंद करने लगे। जिस तेजी के साथ उसने कर्टेन्स बंद किए थे ऐसा लग रहा था मानो वो खिड़की पर टकराती हुई बारिश की बूंदों से बचना चाह रही हूँ। इसके बाद वो अपनी रिक्लाइनर पर आराम से बैठ गई और आंखें बंद करके कुछ सोचने लग गई। अचानक से उसे आर्यन के कहे हुए शब्द याद आ गए। क्या 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो ये सब डिजर्व भी करती है? लेट नाइट लगातार बजते हुए फोन से ईशानी इतनी इरिटेट हो गई कि खुद से ही बातें करने लग गई। अपनी आंखों से नींद भगाने के लिए ईशानी ने उन्हें रब करना शुरू किया। इसके बाद उसने अपनी लैप में लगी वॉल क्लॉक की तरफ देखा और हडब्डी में अपना फोन उठाया। आखिर इतनी रात के 2 बजे किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ईशानी को कॉल करे। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, मिस ईशा। हाँ जी बोल रही हूँ, आप कौन बोल रही है? ऐसा बोलते हुए ईशानी का चेहरा सीरियस हो गया। इस समय ये किसका कॉल था जो कि उसे उसके बचपन के नाम से बुला रहा था, जबकि उसने तो बहुत पहले ही अपना नाम बदल दिया था। इसके बाद उसने अपनी लैप में लगी वॉल क्लॉक की तरफ देखा और हर बार में अपना फोन उठाया। आखिर इतनी रात के 2 बजे किसकी इतनी हिम्मत हो गई किस ईशानी को कॉल करे। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, मिस ईशानी। हाँ जी बोल रही हूँ, आप कौन बोल रही है? ऐसा बोलते हुए ईशानी का चेहरा सीरियस हो गया। इस समय ये किसका कॉल था जो कि उसे उसके बचपन के नाम से बुला रहा था, जबकि उसने तो बहुत पहले ही अपना नाम बदल दिया था। मैं यशवी बोल रही हूँ, मैं आपकी फैमिली लॉयर हूँ। मल्होत्रा खानदान की सारी इश्यूज मैं ही देखती हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपकी दादी सुनीता मल्होत्रा आज सुबह 7:30 बजे ही चल बसी। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार। लॉयर की मुंह से ऐसा सुनते ही ईशानी के कानों में उसके शब्द गूंजने लगे। उसे ऐसा लगा मानो उसका पूरा शरीर कांप रहा हो, वो किसी गहरे सदमे में चली गई थी। अपनी दादी की मरने की खबर सुनकर ईशानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसका मैंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके दिमाग में अपनी दादी की स्माइल करती हुई तस्वीर घूमने लग गई और धीरे धीरे वो तस्वीर जैसे टुकड़ों में टूटकर बिखरती हुई सी नजर आ रही थी। उसे अपनी दादी के साथ गुजारा हुआ पुराना समय याद आने लगा, जैसे वो कह रही हो, ईशानी ये देखो मेरी माँ का नेकलेस है, इसे पहन कर देखो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ईशानी मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि तुम खुश हो तुम मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। ईशानी, क्या आज तुम मेरे साथ अपने दादाजी की कब्र तक चलोगी? ना जाने क्यों आज उनकी बहुत याद आ रही है। ईशानी मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। तुम अपनी शादी के बाद तुम ये जगह छोड़ देना और तुम इस मल्होत्रा खानदान में कभी वापस मत आना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ढेर सारी खुशियाँ दे। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम रो क्यों रही हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब किसी भी वक्त मेरा बुलावा आ सकता है। मगर तुम्हारे लिए जरूरी बात यह है कि तुम जल्द से जल्द इस मनहूस जगह को छोड़कर चली जाओ। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दे।
जरा अपनी तरफ तो देखो, आज तुम्हारी शादी है और तुम रो रही हो। तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को क्या लगेगा कि तुम्हारी दादी माँ ने तुम इस जोर से डांट लगाई। जाओ जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा और याद रखना, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी। ईशानी अपने ही ख्यालों में डूबी हुई अपनी दादी के साथ बिताए हुए लम्हे याद कर रही थी कि तभी उसे आवाज आए, मिस ईशा। ऐसा लग रहा था कि लॉयर की आवाज से ईशानी एक गहरी नींद से जाग गई हो। होश में आते हुए ईशानी ने कहा, हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या आप अपनी दादी की वसीयत पढ़ी जाने के लिए यहाँ आ पाएंगी। केवल आज से ठीक एक हफ्ते बाद पढ़ी जाएगी और ऐसा करते वक्त आपका वहाँ होना बेहद जरूरी है। दरअसल आपकी दादी की आखिरी इच्छा थी कि अगर आप विल पढ़ते समय वहां मौजूद नहीं रही तो। ऐसा बोलते बोलते लॉयर की जुबान लड़खड़ा गई और वो आगे बोलने से हेसिटेट करने लगी। फिर लॉयर ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, अगर आप नहीं आए तो आपकी स्वर्गवासी दादी की सारी संपत्ति, उनकी सारी जायदाद अलग अलग चैरिटीज को दान कर दी जाएगी। कनॉयस लॉयर की बात को अनसुना करते हुए ईशानी ने उनसे पूछा, माफ कीजिएगा, क्या बता सकती है कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। ईशानी ने बहुत पहले ही अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी दोनों ही चेंज कर ली थी। तो आखिर मल्होत्रा खानदान ने इतना सब कुछ करने के बाद भी ईशानी को कैसे ढूंढने का। मैं ईशानी, दरअसल आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपकी दादी माँ की आखिरी वसीयत के साथ ही अटैच था। उनको आपका नंबर ढूंढने में बहुत साल लग गए। आई होप आप अपनी दादी की इच्छा और एफर्ट्स का मान रखते हुए उनकी वसीयत की रीडिंग के लिए जरूर आएंगी। एक लंबे समय की चुप्पी तोड़ते हुए ईशानी ने कहा, मिस यशवी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अब मैं मल्होत्रा खानदान का हिस्सा नहीं हूँ। तो फिर मेरा वसीयत पढ़ते समय वहाँ मौजूद होना क्यों जरूरी है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी दादी ने आपकी विल में क्लियरली मेंशन किया है कि अगर विल पढ़ते समय आप वहाँ मौजूद नहीं होंगी तो विल में जो कुछ भी लिखा है वो सब चैरिटी में चला जाएगा। लॉयर ने बहुत ही आराम से ईशानी को समझाते हुए कहा। दरअसल यशवी चाह रही थी कि ईशानी वहां आने के लिए तुरंत हामी भर दे। आखिर पैसों के मामले को लेकर इतनी लापरवाही कोई कैसे दिखा सकता है। जहां तक यशवी को जानकारी थी, ईशानी एक ऐसी फॉरेनर की बेटी थी जिसके साथ घर के मालिक ने अय्याशी करके छोड़ दिया था। और क्योंकि उस फॉरेनर के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं थी, इसलिए ईशानी के दादाजी ने उसे मल्होत्रा खानदान का कभी हिस्सा बनने ही नहीं दिया। हालांकि किसी तरह उस फॉरेनर को ईशानी की दादी माँ की सहानुभूति मिल गई। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर ईशानी को अपनी दादी माँ की जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए था। ये बात यशवी के लिए डाइजेस्ट करना बेहद मुश्किल था। मिस यशवी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप मेरी पर्सनल इश्यू को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही है। मैं तो बहुत सालों से मल्होत्रा खानदान से दूर अपने बलबूते पर जी रही। मल्होत्रा खानदान को अगर कुछ भी होता है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहकर ईशानी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसके बाद उसने अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछा और कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद ईशानी अपनी स्टडी रूम में चली गई और उसने ग्लास में अपने लिए विस्की डाली। इससे पहले कि वह सही और गलत के बारे में कुछ सोच पाती, उसने तेजी से ग्लास पकड़ा और एक घोट मेंसारी विस्की पी ली। इसके बाद उसने अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछा और कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद ईशानी अपनी स्टडी रूम में चली गई और उसने ग्लास में अपने लिए विस्की डाली। इससे पहले कि वह सही और गलत के बारे में कुछ सोच पाती, उसने तेजी से ग्लास पकड़ा और एक घोट में सारी विस्की पी ली। इसके बाद ईशानी अपनी स्टडी रूम में चली गई। जैसे ही विस्की की कड़वाहट ईशानी के अंदर गई, उसकी सारी पुरानी कड़वी यादें जिन्हें उसने पिछले 7 सालों से दबाकर रखा हुआ था, एक साथ बाहर आ गई। मल्होत्रा खानदान की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते ईशा उर्फ ईशानी को बहुत लकी माना जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईशानी के पिता उदयपुर की एक बड़ी मीडिया कंपनी के मालिक थे। बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए ईशानी को एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था। उस पर पूरी दुनिया का प्यार उड़ेला जाता था। उसे बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता था। लेकिन मल्होत्रा खानदान के बंद दरवाजों के पीछे उसके साथ होने वाले बर्ताव की कड़वी सच्चाई तो सिर्फ ईशानी को ही मालूम थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि ईशानी मिस्टर रमन मल्होत्रा की जायज औलाद नहीं थी। वो सिर्फ एक फॉरेनर, एक ऐसी औरत की औलाद थी जिसे मल्होत्रा खानदान ने कभी भी नहीं अपनाया। हाँ, ईशानी की सौतेली माँ ने उसे बड़े ही प्यार और इज्जत के साथ बड़ा किया था। लेकिन क्या ये वाकई हकीकत थी या सिर्फ सोसाइटी की एक सोच। ये सब सोचते सोचते ईशानी ने अपने लिए विस्की का एक और ग्लास बनाया। उन लोगों ने तो ईशानी को 7 साल पहले ही अपनी जिंदगी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। ईशानी इन ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी उसकी आंखों से एक आंसू उसकी मुलायम गाल को छूता हुआ नीचे गिर गया। और तभी उसे अपनी शादी के दिन हुआ सारा तमाशा एक झटके में याद आ गया।
किस तरह वो दुल्हन के लाल जोड़े में सजी हुई थी। ईशानी इस दुनिया के सबसे खुशनसीब लड़की बनने जा रही थी, लेकिन एक ही झटके में उसने खुद के अलावा बहुत कुछ खो दिया। अपने आप को कोसते हुए ईशानी जोर जोर से हंसने लगी। कड़वी यादों को याद करके क्या फायदा, वो यादें अब भी कुछ भी नहीं अच्छा लाएंगे। 7 साल तो गुजर ही चुके हैं, 7 लंबे साल वो अपने साथ हुए हादसे से रिकवर हो चुकी थी। अब ईशानी वो औरत बन चुकी थी जो निहत्थे ही किसी भी भेड़ी से टकराने की हिम्मत कर सकती थी। बिल्कुल सही, ईशानी मल्होत्रा अब वो लड़की नहीं रही थी जिसे आसानी से कोई भी छेड़ कर निकल जाए। अब वो एक बड़ी नामी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ बन चुकी थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ईशानी अपनी इमोशंस की आगोश में चली गई। उसके इमोशंस उस पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे और अब वो शिकार नहीं थी बल्कि अब वो शिकारी बन चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, ओह हो ईशानी, अब वक्त आ चुका है कि तुम उन लोगों को उनकी सही जगह दिखा दो। जरा खुद की और देखो तुम क्या से क्या हो गई हो। आखिर तुम उन बेशर्म लोगों से मिलने से इतना डरती क्यों हो? अगर तुम चाहो तो मैं फिल्मों बनाना छोड़कर तुम्हें उदयपुर तक कंपनी कर सकती हूँ। इट्सकेआर और इस फैमिली के लोगों के मुंह पर नोटों का बंडल मारते हैं। बढ़िया है, ईशानी ने अपनी फ्रेंड कनक के ओवर ड्रामेटिक होने पर कहा। वैसे कहना चाहिए, तुम्हारी एक्टिंग इतनी काबिले तारीफ है कि मुझे लगता है तुम्हें डायरेक्शन छोड़कर एक्टिंग में करियर बनाना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा सूट करेगा? ईशानी की बातें सुनकर कनक ने तुरंत चिढ़कर मुंह बनाया और ईशानी को घूरते हुए कहने लगी, तुम टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत कर। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी, तो बस देखते हैं किसमें इतनी हिम्मत है जो तुझसे टकराने का जज्बा रखता है। कनक बहुत जोश के साथ अपनी बात कंटिन्यू कर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर ईशानी पर पड़ी। दरअसल कनक की बातें सुनकर ईशानी कुछ बोलने की बजाय खामोश हो गई थी। इस पर कनक को लगा कि उसे अपनी ओपिनियन देने की वजह पहले ईशानी की राय जानी चाहिए। ईशानी की चुप्पी तोड़ने के लिए कनक ने एक कप चाय ईशानी के हाथ में थमाए और कहने लगी, अरे यार, जो भी हुआ वो सब छोड़ ले, ग्रीन टी पी। और मैं क्या कह रही थी यार, तुझे पीना छोड़ देना चाहिए। अगर तू इसी तरह पीती रही तो इससे तेरी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। बाकी तो खुद देख ले, तेरी मर्जी। कनक ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, ये ले ये डिश चख कर देख, पता है ये मेरी दादी माँ ने खस तेरे लिए बनाई है और उन्होंने मुझसे स्पेशल कहा है कि मैं तुझे ये पूरी खत्म किए बगैर कहीं भी जाने ना दूँ। तू जानती है डिश इतनी टेस्टी है कि इससे तेरा सारा हैंगओवर उतर जाएगा। कनक लगातार बोलती जा रही थी, लेकिन ईशानी ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी चाय पीना जारी रखा और सामने प्लेट में रखे वो पनीर टिक्के खाने लग गई जो कनक ने उसे बड़े प्यार से सर्व किए थे। खाते खाते अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई। उसने तुरंत ही बैग की साइड में लगी टेबल पर से अपना मोबाइल फोन उठाया और उसे निहारने लग गई। कनक की बड़बड़ अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ईशानी ने उसे कहते हुए सुना, यहाँ आने से पहले कल मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को कॉल किया था। तुम्हें पता है ईशानी, तुम कितनी लकी हो कि आज मैंने तुम्हारे पास आने का अच्छा डिसीजन लिया, वरना आज यहाँ तुम जैसी सिरफिरी नशे में चूर लड़की की देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं था। थैंक यू कनक, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कनक की बात का जवाब दिया। अब बस भी करो कनक, मुस्कुराना बंद भी करो। मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ईशानी ने कनक को रूम से बाहर जाते हुए दिखा और जैसे जैसे कनक के कदम रूम से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। थैंक यू कनक, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कनक की बात का जवाब दिया। अब बस भी करो कनक, मुस्कुराना बंद भी करो। मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ईशानी ने कनक को रूम से बाहर जाते हुए दिखा और जैसे जैसे कनक के कदम रूम से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, ईशानी की स्माइल भी उसी स्पीड से गायब हो रही थी। कनक के रूम से बाहर जाते ही ईशानी ने अपना सर जोर से पकड़ लिया और अपनी आईब्राउज को सिकोड़ कर सोचने लगी कि कनक सही कह रही थी, उसे पिछली रात इतनी ज्यादा पीनी नहीं चाहिए थी। सब सोचते सोचते ईशानी आहें भर रही थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी थी। 7 साल पहले उसकी दादी माँ भी इसी दौर से गुजरी थी। वो भी बिल्कुल हेल्पलेस थी और उस समय भी ईशानी उनकी कोई मदद करने में सक्षम नहीं थी और आखिर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए ईशानी की दादी उससे नफरत करने लगी। पर फिर कुछ साल बाद ईशानी को रियलाइज हुआ कि वो कितनी बेवकूफ थी। पूरे मल्होत्रा खानदान में एक दादी माँ ही तो थी जो उसे बेहद प्यार करती थी और ईशानी उनसे बेवजह ही इतनी नफरत करने लगी। सब बातें सोच सोच कर ईशानी को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने एक बार भी दादी माँ को कॉल करके उनका हाल चाल लेने की, ये अपनी गलती की माफी मांगने की कभी कोशिश नहीं की और ना ही उसने कभी वापस जाकर ये देखा कि उसके बगैर उसकी दादी माँ किस हाल में रह रही थी और अब सिवाय पछताने के ईशानी कर भी कह सकती थी।
पुनः तो टाइम को पीछे ले जा सकती थी और ना ही पास्ट में जाकर अपनी गलती सुधार सकती थी। वो बस अपने किए पर पछता सकती थी और ये दुआ कर सकती थी कि उसके किए के लिए दादी माँ उसे माफ कर दे। इसके बाद एक के बाद एक करके 7 साल पहले हुए सारे इंसिडेंट्स ईशानी के सामने आने लगे। ईशानी की लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसी बाहरी लोगों को दिखाई देती थी। ईशानी को बेहद लकी मानते थे क्योंकि वो नामी मल्होत्रा खानदान की वारिस थी। ईशानी की सौतेली माँ मिसेस जिया मल्होत्रा ने ईशानी को कभी कोई स्किल डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया। ईशानी अपने पैदा होने के समय से ही बेहद कमजोर थी, इसीलिए उसकी इस हालत का फायदा उठाते हुए मिसेस मल्होत्रा ने उसे कभी कहीं बाहर जाने की या हायर स्टडीज करने की इजाजत नहीं दी। दरअसल केयरिंग होने की आड़ में मिसेस मल्होत्रा ने ईशानी के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया था और उनके इसी केयरिंग नेचर की सब लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। बेशक ईशानी भी उनके दोगले नेचर की शिकार थी। उन्होंने उसे भी इमोशंस की आड़ में बहुत बेवकूफ बनाया था और ईशानी हमेशा यही सोचती थी कि सौतेली होने के बावजूद भी उसकी माँ कितनी ज्यादा केयरिंग है। बहुत सालों तक ये सब यूं ही चलता रहा। इसके बाद ईशानी समीर सिमनी देखते ही देखते दोनों की शादी की बातें आगे बढ़ने लगी। समीर की फैमिली भी ईशानी की फैमिली की ही तरह बहुत बिल्ड थी। साथ ही इंडिया के कई नामचीन अमीरों में उनका नाम शामिल था और समीर उनका इकलौता वारिस था। मल्होत्रा और रायचंद खानदान दोनों ही अपने बिजनेस से इंडिया में काफी नाम कमा चुके थे। दोनों ने साथ में काफी काम भी किया हुआ था, इसीलिए भावनाओं में बहकर दोनों ने अपने बिजनेस को रिश्तेदारी में बदलने का सोचा। दोनों फैमिलीज के बड़ों ने फैसला किया कि ईशानी और समीर की शादी करा देनी चाहिए। जब ईशानी की मां मिसेस जिया मल्होत्रा को इस शादी के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत सारे हंगामे खड़े कर दिए। दरअसल मिसेस मल्होत्रा चाहती थी कि उनकी बेटी आयुषी की शादी समीर के साथ तय कर दी जाए। वो कभी नहीं चाहती थी कि ईशानी की शादी इतने बड़े खानदान में हो, लेकिन ईशानी की दादी माँ के कुछ और ही प्लान्स थे और उनके सपोर्ट से मिसेस मल्होत्रा के ईशानी को रेप्लेस करके आयुषी के लिए किए गए सारे अरेंजमेंट्स धरे के धरे रह गए और आखिर में वही हुआ जो दादी माँ चाहती थी। मिसेस मल्होत्रा के पास इस एंगेजमेंट को खुशी खुशी एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी किस्मत ही खुल गई, नहीं तो उसका नसीब ऐसा कहा था कि उसे समीर जैसा पति और इतना अच्छा बड़ा वेल सेटल परिवार नसीब हो। ईशानी को ऐसा लग रहा था कि मान लो भगवान ने चुपके से उसकी बरसों पुरानी विश पूरी करती हो। लेकिन किसे पता था कि ईशानी की मां मिसेस मल्होत्रा, उसकी बहन आयुषी और समीर के दिमाग में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी। अचानक ही तीनों एक टीम बनकर एक साथ खड़े हो गए थे। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और तीनों को ही अपने प्लान पर इतना यकीन था कि उसके सक्सेसफुल होने के बाद ईशानी की दादी भी कुछ नहीं कर सकती थी, बल्कि वह तो पूरे समाज के सामने बुरी तरह से बेइज्जत हो जाती और एक हंसी का पात्र बनकर रह जाती। इतना सब सोचकर ईशानी ने एक और दुख भरी आह भरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।